हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का बाकी बचा हुआ चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे थे। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता था, इलेक्ट्रिक करंट आता था, ओम्स लॉ आता था और सर्किट डायग्राम्स आते थे, सिंबल्स आते थे। आज हम उससे आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को कवर करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो एक के बाद एक सीरीज में कंबाइन होते हैं। ये पहला रजिस्टर, फिर दूसरा, इसके बाद फिर सीरीज में, और फिर तीसरा इसके बाद सीरीज में। मतलब एक के एंड के बाद दूसरा कंबाइन होता चला जाता है और सीरीज की तरह वो जुड़ते हैं। जबकि पैरेलल में सारे के सारे रजिस्टर एक ही पॉइंट से कंबाइन होते हैं। जैसे ये पहला, फिर ये दूसरा रजिस्टर उसी पॉइंट पे, और ये तीसरा रजिस्टर भी उसी पॉइंट पे, और फिर लास्ट में फिर ये तीनों एक साथ कंबाइन होके आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऊपर वाला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और नीचे वाला है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको करने के लिए कुछ फार्मूलेज हैं हमारे पास, इसको सॉल्व करने के लिए। आइए आज उनकी डेरिवेशन पढ़ते हैं और उसके डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। आइए, सबसे पहले आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो R है ये नेट रेजिस्टेंस के लिए या रिजल्टेंट रेजिस्टेंट के लिए हम यूज करते हैं। मतलब जब सारी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, या उसको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, या कंबाइंड रेजिस्टेंस कहते हैं, या टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, ये सब एक ही नाम है। या नेट रेजिस्टेंस कहते हैं, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये कुछ ऐसे नाम है जो इसी आर के लिए यूज किए जाते हैं। ये तब निकलता है जब हम सारे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो हमारे को नेट रेजिस्टेंस मिलती है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें 1/r करके निकाला जाता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये फॉर्मूला है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए इसकी डेरिवेशन देखते हैं, ये आया कैसे। डेरिवेशन में हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कंसीडर करते हैं, दूसरा डायग्राम बनाते हैं, और तीसरा उसको डिराइव करते हैं। तो डेरिवेशन तीन हिस्से में डिवाइड हुई है। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करने, कंसीडर थ्री रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 ओम बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने तीन रजिस्टर्स ले ली R1, R2, R3 ओम के, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, अलॉन्ग विद अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। साथ में हमने एक बैटरी लगाई है V वोल्ट की, एंड अ स्विच, और एक साथ में स्विच लगाएंगे यहाँ पे, या की भी कह सकते हैं। राइट, लेट I बी द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। और इससे जो करंट निकल के गया है वो है I, लेट कर लिया। एंड V1, V2, V3 be the potential difference across R1, R2 and R3 respectively। मतलब इस वाले का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, इस वाले का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2, और इस वाले का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V3। तीनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, राइट, जबकि करंट सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि जितना करंट चलेगा वो सारा के सारा करंट पहले रेजिस्टेंस से भी पास करेगा, वही सारा के सारा दूसरे रेजिस्टेंस से भी पास करेगा, और वही सारा के सारा तीसरे रेजिस्टेंस। तो सबका करंट सेम ही रहता है, करंट डिवाइड नहीं होता। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है आपका पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में। ध्यान रहेगा। आई, तो अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। ये डायग्राम बनाना है और ऊपर कंसीडर करना है। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। क्योंकि हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करा हुआ है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करोगे तो V वोल्ट आ जाएगा, जो हमारे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगा देंगे, जो कि होता है IR, V इज इक्वल टू IR। और ये वाला हो जाएगा IR1, V1 हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2, V3 हो जाएगा आपका IR3। इसके आगे लिख देना है आपने क्या, बाय ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ लगाएगा। आई दोनों तरफ से हम कॉमन निकाल लेंगे, ये IR हो जाएगा कॉमन निकल के, और ये अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। राइट, आई से आई को आप कैंसिल कर दोगे दोनों तरफ से, तो हमारा जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? छोटी सी डेरिवेशन है, आसान, एक बार लिख के देखना आपको आ जाएगी। आइए अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी डेरिवेशन देख लेते हैं। ये है डेरिवेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी वैसे ही हमें कंसीडर करना है।
फिर डायग्राम बनाना है और छोटी सी डेरिवेशन करनी है। तो कंसीडर 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पिछले में सीरीज कॉम्बिनेशन था, along with a battery of V volt and a switch as shown in the figure। ये आपकी स्विच हो गया, ये बैटरी हो गई और ये 3 रेजिस्टर्स लगा दिए। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस, इसका सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होता, इसमें करंट डिवाइड होता है। क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि जितना करंट चलेगा यहाँ पे ये 3 हिस्सों में, 3 बाजुओं में, 3 आर्म्स में डिवाइड हो जाएगा। एक में चला गया आपका I1, एक में I2, एक में I3, मगर पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहेगा V। तो लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I1, I2, I3 बी द करंट passes through R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो हमने यूज किया है सर्किट में वो कंसीडर करना है। कंसीडर करने के बाद ये छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखाना पैरेलल कॉम्बिनेशन का, बहुत आसान है। फिर हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। आइए देख लेते हैं डेरिवेशन क्या कहती है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब हम करेंगे ओम्स लॉ इसमें लगे, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल करंट है वो I है और जो डिवाइड हुआ तो I1, I2, I3, जब ये तीनों दोबारा से मीट होंगे तो ये टोटल I के बराबर आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, ये होता है V बाय R, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू हो जाएगी V बाय R, ये हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, आगे लिख देना बाय ओम्स लॉ। इसी अब V कॉमन निकल जाएगा दोनों तरफ से, ये हो जाएगा 1 बाय R और यहाँ से V कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय R1, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से V को अब कैंसिल कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? छोटी सी डेरिवेशन है पैरेलल की, ये आ जाती है डिराइव करनी। नेक्स्ट एडवांटेज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पूछ लेते हैं कि डोमेस्टिक सर्किट जो है वो किस तरीके से जुड़ा होता है। तो डोमेस्टिक सर्किट हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसके कुछ फायदे होते हैं पैरेलल में लगाने के, वही एडवांटेज पढ़ने हैं। ऑल अप्लायंसेस हैव डिफरेंट स्विचेस, हर अप्लायंसेस के डिफरेंट स्विच होते हैं। जैसे घर में देखोगे आप तो फैन का अलग, ट्यूबलाइट का अलग, रेफ्रिजरेटर का अलग स्विच, तो ऑल अप्लायंसेस हैव डिफरेंट स्विचेस, जबकि सीरीज में कॉमन स्विच होता है। इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग डज नॉट इफेक्ट द वर्किंग ऑफ अदर अप्लायंसेस, अगर कोई एक खराब हो जाए या एक बंद हो जाए काम करना तो बाकी अपना सिस्टमेटिक काम करते रहते हैं, उनपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि सीरीज में इफेक्ट पड़ता है, सारे बंद हो जाते हैं। नंबर 3, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस टू ऑल द अप्लायंसेस। पैरेलल में सबको इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, उससे क्या होता है सब सेम तरीके से ग्लो करते हैं। मान लो बहुत सारे बल्ब लगे हैं पैरेलल में या ट्यूबलाइट्स लगी हुई, तो सब इक्वली ग्लो करेगी क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जबकि सीरीज में डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो जो सबसे बाद में लगती है उसका ग्लो जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अगर आप अभी आगे निकालेंगे हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस तो आप देखोगे कि जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगी, नेट रेजिस्टेंस आएगी, वो कम आएगी बाकी सारी रेजिस्टेंस से, जबकि सीरीज में ज्यादा आती है बाकी सारी रेजिस्टेंस से, बढ़ जाती है। तो उसके डिसएडवांटेज है, यही सेम 4 डिसएडवांटेज है नीचे लिखे हुए हैं, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑल द अप्लायंसेस हैव कॉमन स्विच, सेम ऊपर था डिफरेंट स्विचेस, यहाँ पे हो गया कॉमन स्विच। इफ वन स्टॉप वर्किंग इट स्टॉप वर्किंग ऑफ अदर अप्लायंसेस, अगर एक रुक गया तो सारे रुक जाएंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज अनइक्वल पोटेंशियल डिफरेंस टू ऑल द अप्लायंसेस, अभी बताया वहां पे इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, इसकी वजह से सेम ग्लो होते हैं, यहाँ पे अनइक्वल पीडी आ जाता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सीरीज में क्या होता है ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमारे लिए एक हार्मफुल है। उससे क्या होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बहुत चीजें ज्यादा हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये डिसएडवांटेज है किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन के। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। सबसे पहला इसमें अब अगला टॉपिक आ रहा है, अगला टॉपिक आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द rate at which electric energy is consumed in the circuit. It is defined as the rate at which electric energy is consumed in the circuit.
फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये इलेक्ट्रिक पावर है, पिछले साल आपने पावर पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक पावर है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। वैसे इसके हम 3 फार्मूले लिखते हैं, नीचे 2 लिखे हुए हैं और अभी वो करा दूंगा। पहले इसकी डेरिवेशन देखो, इसकी डेरिवेशन आ जाती है P इज इक्वल टू V इंटू आई। हमें पता है पावर जो है नॉर्मल पावर, इलेक्ट्रिक पावर नहीं, नॉर्मल पावर, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हमने क्या करा, वर्क की वैल्यू लेके हम पहले फार्मूले से, इसी चैप्टर का जो पहला फार्मूला था हमारा V इज इक्वल टू W बाई Q, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, वहां से हमने W की वैल्यू ले ली V इंटू Q, और टाइम की हमने वैल्यू दूसरे फार्मूले से ले ली, इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले फार्मूले से। टाइम की T हो जाएगा आपका Q बाई I। ये दोनों वैल्यू, वर्क की भी और टाइम की भी, ये दोनों वैल्यू हमने इस फार्मूले में डाल दी। तो हमारे पास फार्मूला बन गया P इज इक्वल टू B इंटू Q अपॉन Q बाई I। पलटोगे तो ये I ऊपर पहुंच जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू V इंटू I। क्लियर है? तो ये रिक्वायर्ड फार्मूला। अब इसमें अगर आप ओम्स लॉ लगा दोगे, जैसे कि अब ये P इज इक्वल टू V इंटू आई है, तो V की जगह मैं IR लिख दूंगा अगर, जो कि ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, और इंटू I करूंगा तो मेरा एक और फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और अगर मैं I की वैल्यू डाल दूंगा, V की नहीं डालूंगा इस बार, I की डाल दूंगा जो कि V बाय R होती है, तो मेरा एक और फार्मूला आ जाएगा V स्क्वायर बाय R। तो मोटे मोटे हम इसको 3 अलग फार्मूलों में लिख लेते हैं। पहला होता है P इज इक्वल टू V इंटू I, दूसरा होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, और तीसरा होता है आपका P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ये 3 फार्मूले हम पावर के जनरली यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। क्लियर है? आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर हम नापते हैं वॉट, WA वॉट। इसका सिंबल होता है कैपिटल W। डिफाइन करना आ जाता है, डिफाइन 1 वॉट, तो वही फार्मूले से डिफाइन होगा। पावर इज सेड टू बी 1 वॉट व्हेन अ करंट ऑफ, ये था हमारा P इज इक्वल टू V इंटू आई, व्हेन द करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिस थ्रू अ सर्किट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस को भी 1 कर देंगे, करंट को भी 1 कर देंगे, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर है वो 1 वॉट मानी जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वॉट व्हेन a current of 1 ampere passes through a circuit having a potential difference of 1 volt। इसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाती है, ये इलेक्ट्रिक पावर थी। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी वही फार्मूला है, E इज इक्वल टू P इंटू T। ये वहीं से आया, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क और एनर्जी सेम माना जाता है, क्योंकि दोनों का यूनिट भी सेम होता है। ऐसा यूनिट, वर्क भी जूल में होता है, एनर्जी भी यूनिट उसमें होता है, क्योंकि एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। तो वहां से ही एनर्जी का फार्मूला बनता है P इंटू T। बट ये स्पेशल फार्मूला हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके यूनिट जनरली हम कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं, ऐसा यूनिट नहीं यूज करते। इसका ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का जूल, लेकिन कमर्शियल यूनिट हम जो यूज करते हैं, जो हमारे बिल जिसमें आते हैं, वो होता है KWH, जिसको हम जनरली यूनिट्स भी कहते हैं। कितने यूनिट का बिल आया, क्लियर? तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज KWH। अब रिलेशनशिप आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड SI यूनिट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हमारे को पता होना चाहिए। ये 9th में भी पढ़ा था आपने। 1 kWh इज इक्वल टू KW, किलोवाट का हो जाएगा 1000 वॉट, और आवर्स का हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। ये वॉट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 और पीछे लगेंगी 5 जीरोस, वॉट सेकंड, जिसको हम जूल भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये नीचे आपकी डेरिवेशन कर रखी है, अब चाहो तो देख सकते हो, ये आ जाता है, रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है? आइए इसके कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, अभी वो कवर करेंगे आगे। उससे पहले हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, करंट हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। डेफिनेशन यही है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट पासेस थ्रू द सर्किट। राइट, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे K लगा देते हैं, I स्क्वायर RT। K की वैल्यू 1 होती है जनरली, तो यहाँ पे H बन जाएगा हमारा I स्क्वायर RT। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर
हीटिंग इफेक्ट। ये हमने डेरिवेशन करी है, इसकी डेरिवेशन कम पूछते हैं लेकिन पता होनी चाहिए रिक्वायर्ड फार्मूला पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास 3 इफेक्ट होते हैं करंट के। इफेक्ट ऑफ करंट, जब भी आप करंट कहीं से भी पास करता है तो वहां पे वो 3 तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें ये होता है एक हीटिंग इफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमारा अगला चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट, और तीसरे होते हैं केमिकल इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह आ जाती है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट। उसका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसमें हीट का जो फॉर्मूला है, हीट एक एनर्जी है तो उसका यूनिट जो हो जाएगा वो क्या होगा, जूल ही होगा। ऐसा यूनिट ही यूज होता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो यूनिट है वो कमर्शियल यूनिट यूज होता है, वो की जो कि KWH, किलोवाट, सिंपल यूनिट, उसमें हम यूनिट भी कहते हैं, राइट। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हम इनको यूज कहाँ पे करते हैं, तो हम इनको हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं। घर पे बहुत सारे हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, गीजर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, ड्रायर होता है, एक्सेट्रा। बल्ब में यूज होता है, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा जो येलो लाइट एमिट करता है, अब तो कम यूज होते हैं क्योंकि अब तो LED वगैरह आ गए, तो उनमें भी जो फिलामेंट होती है वो हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करती है। और तीसरा फ्यूज होता है, अब फ्यूज भी कम यूज होता है, उसकी जगह पे MCB वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन फ्यूज भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। आई कैसे करता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस काफी हाई होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। हमें दोनों चीजें चाहिए होती है। हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। as the which is chemically packed in a chemically inactive gases like nitrogen and argon gas। एक बल्ब के अंदर गैस होती है जिसके अंदर वो फिलामेंट रखा होता है, अगर वो गैस नहीं भरेंगे तो वो आग पकड़ लेगा, ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आते ही वो आग पकड़ लेगा, तो इसलिए कांटेक्ट में ना आए उसके अंदर हम केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस फिल करते हैं। as the current passes through the filament, tungsten filament, which have high resistance, it become red hot and emit light। ठीक है, वो हॉट हो जाता है और एमिट लाइट एंड हीट, दोनों एमिट करता है। वो हीट भी होता है, गर्म भी हो जाता है बल्ब, आप हाथ लगा के हल्का सा देख सकते हो, वैसे बहुत गर्म होता है। नेक्स्ट टाइम फ्यूज। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस मेड अप ऑफ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर। बहुत पतली सी वायर होती है जो कि टिन प्लेटेड होती है, which have low melting point, it melts and break the circuit as current exceed safety limit। जैसे ही करंट अपनी सेफ्टी लिमिट से ऊपर जाता है ये मेल्ट होता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। इससे क्या फायदा होता है, इससे हमारे जो आगे अप्लायंसेस लगे हुए हैं सर्किट में वो बच जाते हैं। कब, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ज्यादा आ जाता है, तो वो डैमेज ना हो जाए, उनको बचाने के लिए हम सर्किट में फ्यूज लगाते हैं, तो वो मेल्ट होके सर्किट को तोड़ देता है और आगे अप्लायंसेस को बचा लेता है, राइट। तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। हीटिंग अप्लायंसेस, हीटिंग अप्लायंस बहुत सारे होते हैं हमारे, गीजर, ड्रायर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन, एक्सेट्रा। बहुत सारे घर में हमारे यूज हैं। ऑल हीटिंग अप्लायंसेस लाइक दिस कंसिस्ट ऑफ निक्रोम वायर। निक्रोम एक अलॉय है, इसमें जनरली निकल और क्रोमियम का अलॉय माना जाता है। हैविंग हाई रेजिस्टेंस, एज करंट पासेस थ्रू इट, इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट एंड वर्क एज हीटिंग डिवाइस। इससे बहुत हीट निकलती है। आपने देखा होगा हीटर वगैरह अपने घर में, वो इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं सर्दियों में देखे होंगे, तो वो आपके किस पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। तो 3 मेन हमारे एप्लीकेशन है, पहला बल्ब, फ्यूज और हीटिंग अप्लायंसेस। यहाँ पे सारे फार्मूलों की लिस्ट लगा दी है इकट्ठे, टोटल कुछ 11 फार्मूले बन गए इस चैप्टर के, कुछ हमने कवर कर रखे हैं, कुछ के न्यूमेरिकल अभी हम देखेंगे। तो पहला था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इलेक्ट्रिक करंट का, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है ये, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, आज के लेक्चर में कवर किया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये पावर के तीनों फॉर्मूले हैं। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये तीनों पावर के फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक पावर के। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू P इंटू टी, और फिर हीट एनर्जी का फॉर्मूला आया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कुछ न्यूमेरिकल हम इस पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं।
पहला हमारा आ रहा है एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम। ये 4 ओम का हमारा कंडक्टर लगा हुआ है और ये बल्ब जो है वो है हमारा 20 ओम। दोनों सीरीज में लगे, पहचान आ रही है ना सीरीज की, एक के बाद एक लगे विद अ 6 वोल्ट बैटरी। नीचे जो ये बैटरी लगी हुई है हमारी ये 6 वोल्ट की है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज में है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस का। दो है तो हमने दो रेजिस्टेंस लिए, अगर तीन होता तो तीन ले लेते हैं। ये हो गया 4 प्लस 20 यानी टोटल रेजिस्टेंस हो गई 24 ओम। फिर वो कह रहा है कि करंट थ्रू द सर्किट, टोटल करंट बताओ। जब भी हमें टोटल करंट बताना होगा तो हमें टोटल V चाहिए होता है, टोटल R चाहिए होता है। अगर किसी पर्टिकुलर अप्लायंस का करंट बताना होता है तो उसी का V उसी का R चाहिए होता है। और अगर हमें टोटल करंट बताना है तो टोटल V सर्किट का टोटल R। टोटल R अभी निकाला हमने 24 ओम और टोटल V हमें गिवन है, बैटरी के साथ दिया होता है 6 वोल्ट, बैटरी के नीचे लिखा होता है। फिर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू IR, इसके आगे लिख सकते हैं आप बाय ओम्स लॉ। तो ये हो गया आपका 6I निकाल लेंगे और R है आपका 24, तो I की वैल्यू आ जाएगी 6/24 यानी 1/4 एम्पियर। एम्पियर उसका यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इलेक्ट्रिक लैंप का। अब क्योंकि हमें V बताना है, सी पार्ट है इसका, ये बी पार्ट था और ये ए पार्ट, क्योंकि अब हमें V बताना है इलेक्ट्रिक लैंप का, तो उसका I और उसका ही R चाहिए। तो उसका R तो हमारा लैंप का 20 ओम गिवन है हमें, और I जो है वो डिवाइड नहीं होता इसमें, तो जितना टोटल I आया वही सब में से पास होके जाएगा, जितना चलेगा यहाँ से वही सब सर्किट में से पास होके जाएगा। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता। तो हम V निकाल लेंगे, V का फिर से हम ओम्स लॉ लगा लेंगे, V इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू है 1/4 और R की वैल्यू है 20, इसको कट करोगे तो इसका हो जाएगा 5 वोल्ट। क्लियर है। अगर लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है तो जो रजिस्टर लगा हुआ है इसका 1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल 6 वोल्ट बैटरी है, तो जो टोटल आएगा इन दोनों को 6 के बराबर आना चाहिए। तो 5 तो इसका ही आ गया हमारा, तो ऑब्वियस अगर आप निकालोगे भी फॉर्मूले से तो भी वो 1 वोल्ट ही है। क्लियर है। तो तीन आंसर आ गए हमारे, एक 5 वोल्ट, एक 1/4 ओम 4 एम्पियर और एक आया 24 ओम। क्लियर है। आइए एक और देखो एग्जांपल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो सपोज द रेजिस्टर्स R1 R2 R3, इनकी वैल्यू दी हुई है हमें 5 10 एंड 30 रिस्पेक्टिवली हैव बीन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, और बैटरी हमें दी हुई है 12 वोल्ट की। राइट, कैलकुलेट द टोटल करंट, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सॉरी, हमें हर रजिस्टर का करंट बताना है, तो हमें सबका बताना है करंट, I1 बताना है, I2 बताना है, तो हमें V1 चाहिए होगा और R1 चाहिए होगा। R1 हमें गिवन है 5 ओम और V1 सबका V सेम होता है यहाँ पे, तो V1 भी V2 भी V3 भी सब 12 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो I1 आ जाएगा हमारा V1/R1 यानी 12/5 एम्पियर। ऐसे ही I2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा V2/R2, V2 12 भी रहेगा और R2 हमें दिया हुआ 10, तो ये आ जाएगा 12/10 लिख लो या 6/5 लिख लो काट के। I3 हो जाएगा V3/R3, V3 हमारा है 12 और R3 हमें दिया हुआ 30, इसको काटोगे 6 के टेबल में तो 2/5 एम्पियर आ जाएगा। अब आप तीनों को ऐड करोगे तो आपका जो करंट है वो टोटल करंट के बराबर आ जाएगा। बी पार्ट में उसने हमसे टोटल करंट ही पूछा है, तो बी पार्ट में हम टोटल करंट निकाल लेंगे। अगर आप चाहो तो इन तीनों को ऐड करके भी निकाल सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3, और ओम्स लॉ लगा के भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 12/5 6/5 2/5, तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कुछ 20/5 यानी 4 एम्पियर। नहीं तो V इज इक्वल टू IR करके भी निकल सकता है। उसके लिए पहले हमें टोटल R निकालना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। उसका फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अदर मेथड है, वो आंसर आ गया 4 एम्पियर, दूसरे मेथड से करके दिखा रहे हैं। तो 1/R1 हो गया आपका 5, 1/R2 हो गया 10 और 1/R3 हो गया 30। एलसीएम लोगे तो सबका 30, 5 से काटो 6, 10 से काटो 3 और 30 से काटोगे 1, तो ये 9 और 1 10/30, 0 से 0 कटेगी 1/3। ये आया 1/R, लेकिन हमें चाहिए होता है R, तो R हो गया आपका 3। ठीक है, और V था हमारा 12,
तो अब जब आप आई निकालोगे तो V बाय R कर दोगे तो ये हो जाएगा 12/3 यानी 4 एम्पियर। तो कहीं से भी निकाल लो, आंसर आपका दोनों तरफ से सेम ही आएगा। क्लियर है? अब इसमें टोटल सर्किट रेजिस्टेंस पूछी, वो हमने निकाल ली है, वो आई थी हमारी 3 ओम। तो ये सी पार्ट हो जाएगा 1/R। क्लियर है? A B C तीनों पार्ट इसके कवर। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ इन द फिगर गिवन बिलो R1 इज 10 ओम, ये R1 है ऊपर वाला, R2 इज 40 ओम, R3 ये नीचे तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं 30, 20 और 60, राइट, कनेक्टेड अलोंग टू द अरेंजमेंट। नाउ कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले इन दोनों ऊपर वालों को हम जोड़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके। इसका वैल्यू है हमारे पास 10 और 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 एलसीएम होगा तो 4 + 1 यानी 5/40, कट करोगे तो 1/8, पलटोगे तो ये R आ जाएगा इसका 8 ओम, ऊपर वाले दोनों का जुड़ गया। ऐसे अब नीचे वाले दोनों भी जोड़ेंगे हम, तीनों को जोड़ेंगे हम। तो उसके लिए भी फॉर्मूला यही होता है 1/R3, 1/R4, 1/R5। तो ये हो जाएगा आपका 1/40, सॉरी 1/30, 1/20 और 1/60। एलसीएम लोगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा। 2 + 3 + 1 यानी 6/60, कट करोगे तो 1/10। फिर पलटना पड़ेगा, यहाँ पे पलटने का ध्यान रखना है, नहीं पलटते कई बार बच्चे। तो ये 10 ओम आ जाएगा। नीचे तीनों का जोड़ के 10 हो गया, ऊपर दोनों का जोड़ के 8 हो गया। अब ये दोनों सीरीज में है, अगर आप इसको रीड्रॉ करोगे तो ऊपर वाला हो गया आपका 8 और नीचे वाला हो गया आपका बदल के 10। अब ये सीरीज में जुड़ गए दोनों, तो अब नया R आ जाएगा, टोटल R आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे 8 + 10 यानी 18 ओम। तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हो गई 18। अब वो कह रहा है टोटल करंट बता दो बी पार्ट में। तो टोटल करंट चाहिए तो आप मेरे को टोटल R और टोटल V दे दो। टोटल R अभी निकाला हमने 18 ओम, और टोटल V बैटरी का होता है जो कि हमें 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम I निकाल लेंगे। I का फार्मूला होता है V/R, ओम्स लॉ लिख देना इसके आगे। 12/18, 6 के टेबल पे कट होगा 2/3 यानी इतनी एम्पियर लिख दोगे, डिवाइड करना था 0.67 एम्पियर, डिवाइड होके आ जाएगा। क्लियर है दोनों पार्ट? आज के लिए इतना ही। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हम फिर करेंगे, एक पूरा लेक्चर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे डालेंगे, इससे न्यूमेरिकल्स जनरली पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक एंड कमेंट।